हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स से सबसे पहला अनुरोध यही है कि आशीष क्लासेस नाम से ये जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको सभी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो की जो सूचना है वो प्राप्त हो जाए। आज की अपनी स्पेशल क्लास होगी। देखो नाम मैंने क्या दिया है, सुपर 30 और ये क्लास लंबी चलने वाली है। ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स की पूरे वीक के जो क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, है ना। पीछे के जो वीडियो थे उनमें केवल हमने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का आंसर किया। आज की जो अपनी क्लास होगी वो एक बड़ी क्लास होगी जिसमें हम सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने क्वेश्चनों पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं की, उनसे रिलेटिव अदर चीजें हमें नहीं बताई। तो आपको बता दूं इसके लिए हमने सुपर 30 क्लास रखी है। जो बड़ी क्लास जो है वो होगी आपकी, और इसमें 30 महत्वपूर्ण जो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप लोग प्ले स्टोर से जाकर आशीष क्लासेज इंग्लिश नाम से जो ऐप है इसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर ध्यान, आपको जीके से रिलेटिव भी कोर्स वगैरह जो वो उपलब्ध होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आप किसी भी प्रकार का अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप आशीष क्लासेज इंग्लिश नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, है ना। जितनी भी क्लासें हमारी होती हैं उनका लिंक या कहें कि उनकी पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। अतः टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले ताकि पीडीएफ फाइल आपको लगातार मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सुपर 30, है ना। सुपर 30 मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि पिछले वीक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं उनसे संबंधित कुछ और भी जो जानकारी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। क्वेश्चन है, अनुपमा पंचीमादा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी। यानी इसके बारे में मैं पूरी चर्चा आगे इसके आंसर के बाद में करूंगा। लेकिन पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि अनुपमा पंचीमादा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी। क्या वो एक प्रसिद्ध कवि थी, लेखक थी, हॉकी एम्पायर थी, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आपको जवाब देना है और उसके बाद में हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कौन थी ये। तो आपको बता दूं, कमेंट करके पहले तो आप लोग अपना जवाब दे दीजिए। ये लीजिए भाई, अगर अनुपमा पंचीमदा की बात करें तो हॉकी एम्पायर रही हुई है। पंचीमदा की बात करें, आपको बता दूं इस महिला के बारे में, इसने 2004 के अंदर 2004 में ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी एम्पायर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय हॉकी एम्पायर के रूप में इसने अपना कार्य जो है वो स्टार्ट किया था, है ना। इसने 88 अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी मैच हैं उनके अंदर एम्पायरिंग करने का कार्य किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका संबंध जो है वो कर्नाटक राज्य से है। कौन से राज्य से संबंध रखती है? कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो ध्यान 1980 के अंदर हुआ था। तो इनका जन्म 1980 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म जो है वो हुआ था। 2004 में इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संबंधित जो एम्पायरिंग है उसका कैरियर स्टार्ट किया था। और ध्यान 88 अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैचों में इसने ध्यान करना एम्पायरिंग की है। और ध्यान करना बेंगलुरु में 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ध्यान करना कोविड के कारण, इस रोग के कारण है, कोविड रोग के कारण। तो बहुत ही कम आयु में ध्यान करना इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी फेमस जो है वो हॉकी एम्पायर रही हुई है अगर हम बात करें तो इसके बारे में। तो है ना, कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना। अनुपमा पंचीमदा की बात करें, जन्म 1980 के अंदर हुआ था, कर्नाटक से संबंध रखती है। 2004 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैचों में एम्पायरिंग स्टार्ट की थी। अब तक 88 मैचों में ये एम्पायरिंग कर चुकी थी। और ध्यान, कोविड के कारण मात्र 40 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, बेंगलुरु में निधन हो गया। ना कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलुरु।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो है ना येदुरप्पा की बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान क्या है आपके मुख्यमंत्री है। तो ये अनुपमा पंचीमदा से संबंधित अन्य जानकारी आपके सामने कंप्लीट यहाँ पर होती है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के लिए किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ध्यान करना, पहला ऑप्शन है जयराम ठाकुर, दूसरा जितेंद्र शाह, तीसरा है शुभंकर जोशी और तीसरा है मनीष सिसोदिया। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में चुना गया है? आप लोगों को बता दूं, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी भी है। दिल्ली भारत की राजधानी भी है, साथ साथ में दिल्ली भारत का केंद्र शासित राज्य है। कौन सा राज्य है? केंद्र शासित राज्य कौन सा है आपका? दिल्ली है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो है आपका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। जबकि मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो ये ध्यान, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है। दिल्ली का क्या है? उप मुख्यमंत्री है। और ध्यान, अनिल बेजल की बात करें तो अनिल बेजल की बात करें तो वो ध्यान गवर्नर है ना, उपराज्यपाल। यहाँ अगर हम बात करें तो उपराज्यपाल का पद होता है। केंद्र शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित राज्यों के अंदर उपराज्यपाल का जो पद है वो होता है। तो अनिल बैजल की बात करें तो वो उपराज्यपाल के पद पर आपके आसीन है, अगर हम बात करें अनिल बैजल की। तो क्वेश्चन एक बार सामने दोबारा कर देता हूं, दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के लिए किसे नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? कमेंट करके जवाब आप लोग दीजिए नीचे, और आंसर इसका क्या आता है देखते हैं। चलिए, मनीष सिसोदिया है ना। मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो इन्हें दिल्ली में कोविड-19 का प्रबंधन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। मैंने अभी आपको बता दिया दिल्ली भारत की राजधानी भी है, और साथ साथ में अगर हम बात करें तो दिल्ली भारत का केंद्र शासित क्या है? राज्य भी है। केंद्र शासित राज्य भी है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। तो ये आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? क्वेश्चन बार दोबारा आपके सामने रख देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया भाई? नीरज रावत को, जनक सिंह मीणा को, विपुल अग्निहोत्री को, या इनमें से कोई नहीं? आपको गेस करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आगे। अंबेडकर के बारे में है, अंबेडकर से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। कमेंट करके आप नीचे जवाब जो है वो देते रहिए भाई। चलिए, ध्यान में इस पुरस्कार की बात करें तो ध्यान, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष SP सुमनाक्षर की तरफ से ध्यान किसको दिया गया? जनक सिंह मीणा को भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती। अब 130वीं जयंती कब आई थी? ये आई थी 14 अप्रैल को। ध्यान, 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के अंदर है महू, वहां पर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और भीम जी की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। नाना, भारत का पहला कानून मंत्री, भारत का पहला कानून मंत्री कौन बना था भाई? भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो भीमराव अंबेडकर ही थे। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ध्यान, भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो ध्यान, 130वीं जयंती कब आई थी? 14 अप्रैल 2021 की अगर हम बात करें तो इनकी 130वीं जयंती थी। तो ये ध्यान, एक पत्रिका और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ध्यान, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर है। राजस्थान का गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? अशोक गहलोत। नाना, भीमराव अंबेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार जो दिया गया है। नाना, भीम जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे।
और 14 अप्रैल 2021 को ध्यान 130वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इनसे जुड़ी हुई पूरी जानकारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में स्थित धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए के रोपेक्स सिटी परियोजना बनाई गई है। ध्यान देना, आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ये रोपेक्स सिटी क्या होती है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरी तरीके से कि रोपेक्स सिटी परियोजना क्या है। तो किस राज्य में स्थित धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स सिटी परियोजना बनाई गई है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके जवाब दीजिए, आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे साथ साथ में। चलिए ना, ओडिशा, ओडिशा के अंदर अगर हम बात करें, ये नदी बहती है, नदी का नाम क्या है? धामरा नदी। इस पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स सिटी परियोजना बनाई गई है। ना इस परियोजना का उद्देश्य मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको बता दूं भारत का परिवहन मंत्री कौन है, क्योंकि ये परिवहन से जुड़ी हुई योजना है। तो परिवहन मंत्री की बात करें तो परिवहन मंत्री जो हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी की बात करें तो वो परिवहन मंत्री है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और रोपेक्स सिटी जो परियोजना है, इसका उद्देश्य है कि जो सड़क परिवहन के द्वारा जो अधिक यात्रा करनी पड़ती है उसको कम करना और जल परिवहन द्वारा उस यात्रा को पूरा करना है। ध्यान रखना, इस योजना के बाद अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, जो एक तरीके से इसमें जो दूरी एक तरीके से होगी, अगर हम बात करें 6 घंटे की दूरी, सड़क परिवहन के द्वारा 6 घंटे का जो टाइम लगेगा, वो दूरी जल मार्ग से अगर हम बात करें तो मात्र कितने घंटे में हो जाएगी? 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। मतलब लोगों का समय काफी बचेगा। 6 घंटे की दूरी बदलकर कितने में? 1 घंटे के अंतर्गत जो है वो हो जाएगी आपकी। ठीक है, परिवहन मंत्री का नाम ध्यान रखना नितिन गडकरी है। अब चलो उड़ीसा से संबंधित भी चर्चा कर लेते हैं। दाना, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की बात करेंगे तो कौन है? मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, अगर हम बात करें सीएम है। इसके अलावा गणेशी लाल, ध्यान करना, गणेशी लाल की बात करें तो वो यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? आपके अगर हम बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा के बारे में भी ये जानकारी अपनी हो गई। उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर है, ध्यान रखना। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। और ध्यान रखना, सड़क द्वारा जो मार्ग 6 घंटे में लगता है, इस योजना के बाद जल परिवहन द्वारा 1 घंटे में पूरा कर दिया जाएगा। तो ये अन्य जानकारी से जुड़ी हुई हो गई आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ना डीसीबी बैंक की हम बात करेंगे तो मुरली एम नटराजन है, सुरेश खन्ना है, दिवेश राघवन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा वो व्यक्ति है जिसे प्रबंधक निर्देशक है और साथ साथ में सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं, क्या आंसर इसके अंतर्गत आता है। आपके सामने आंसर है मुरली एम नटराजन की अगर हम बात करें तो डीसीबी बैंक का प्रबंध निर्देशक। अब डीसीबी बैंक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ना डीसीबी बैंक की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, डीसीबी जो बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1930 के अंदर। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंतर्गत इसका क्या है? आपका मुख्यालय है, अगर हम बात करें डीसीबी बैंक के बारे में। तो ये आपको ध्यान करना है, डीसीबी बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक का जानना। डीसीबी बैंक कौन सी है? प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसी प्रकार से डीसीबी बैंक भी एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जिसकी स्थापना 1930 में और महाराष्ट्र मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। अब मैं कुछ बैंकों से संबंधित जानकारी और दे देता हूं आपको। जाना आरबीआई की, हमारा जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और 1 जनवरी 1900 अगर हम बात करें 49 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।
1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई का मुख्यालय आपको पता है, आरबीआई का मुख्यालय भी कहां पर है? मुंबई के अंदर है। आरबीआई का मुख्यालय भी कहां पर है? मुंबई के अंदर है। इसके अलावा आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास है। तो ये कुछ अदर जानकारी होगी। तो डीसीबी की स्थापना 1930 महाराष्ट्र मुंबई में मुख्यालय है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। फर्स्ट गवर्नर जो थे उनकी अगर हम बात करें तो ओसबर्न स्मिथ थे। और प्रेजेंट जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास की बात करें तो वो गवर्नर के रूप में कार्य थे। अगला क्वेश्चन देखो, द हिंदू संपादक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, पहला है मनोज अंसारी, दूसरा है कृष्णा प्रसाद, तीसरा है सुभाष जोशी, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार दोबारा देता हूं, द हिंदू संपादक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई मनोज अंसारी, कृष्णा प्रसाद, सुभाष जोशी, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके जवाब दीजिए, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत। चलिए आंसर आपके सामने, कृष्णा प्रसाद। द हिंदू जो अखबार है नाना, भारत का अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला जो अखबार है उसका नाम क्या है? द हिंदू ग्रुप। नाना द हिंदू ग्रुप की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एक तो तमिलनाडु के अंदर पढ़ा जाता है और एक केरल। तमिलनाडु और केरल में द हिंदू समाचार पत्र सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर तीसरा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। नंबर 1 पर तो सबसे ज्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है उसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है भारत के अंदर नंबर 1 पर। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स। नंबर 2 में अगर हम बात करें कौन सा है? हिंदुस्तान टाइम्स है। और नंबर 3 में आपका द हिंदू जो अखबार है वो पढ़ा जाता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे 1 नंबर पर, हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे कौन सा है? द हिंदू। है ना, द हिंदू तमिलनाडु और केरल में होता है ना। द हिंदू की स्थापना अगर हम बात करें कब हुई थी? अगर हम बात करें 1878 के अंदर। 1878 में है ना इसकी शुरुआत हुई थी चेन्नई से। उस समय चेन्नई को क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। क्या कहते थे? मद्रास। तो 1878 में चेन्नई से अगर हम बात करें या वर्तमान की बात करें चेन्नई, तो उस समय पहले क्या कहते थे? मद्रास। वहां से द हिंदू जो अखबार है इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कृष्णा प्रसाद की अगर हम बात करें तो कृष्णा प्रसाद का जो जन्म है वो 1968 में हुआ था। ध्यान देना, 1968 के अंतर्गत मैसूर। कहां पर है? मैसूर के अंदर। तो देखो कई जानकारी हो गई है। सबसे पहले द हिंदू ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना 1868 में चेन्नई से शुरुआत हुई थी जिसको पहले मद्रास बोलते थे। तमिलनाडु केरल में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। कृष्णा प्रसाद इसके ध्यान का अधिकारी बने हैं, संपादक अधिकारी। और ध्यान, मैसूर कर्नाटक से ये क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। भारत में तीसरा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार कौन सा है? द हिंदू। नंबर 1 पर कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। नंबर 2 पर है हिंदुस्तान टाइम्स। तो कई क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथ साथ में पूरे हो गए हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया? आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ नेता है ये, जिसका हाल ही में निधन हुआ था। तो हरियाणा है, तमिलनाडु है, असम है या गुजरात है? इसे देखो, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हुआ? हरियाणा, तमिलनाडु, असम या गुजरात? कमेंट करके जवाब दीजिए भाई। चलिए आपके सामने आंसर है असम। असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया। अब मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूं। असम, पहले तो आपको बता दूं असम का नाम हो गया है असोम। ठीक है। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। और हाल ही में ध्यान, असम के अंदर किसके चुनाव हुए हैं? विधानसभा के चुनाव हुए हैं। हाल ही में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। उनमें से एक राज्य कौन सा है? असम है। 4 अन्य राज्यों की अगर हम बात करें जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें एक तो आता है आपका पश्चिमी बंगाल आता है, एक कौन सा आता है आपका? केरल आता है, एक कौन सा आता है आपका? तमिलनाडु की बात करें तो वो आता है,
एक बात करें तो कौन सा आता है आपका, पांडिचेरी आता है। तो ये 4 अदर स्टेट हैं जहां पर इलेक्शन हुए हैं अगर हम बात करें तो विधान सभाओं की। तो असम के अंदर बात करें चुनाव है, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में चुनाव हुए हैं। असम की राजधानी का नाम दिसपुर है। और ध्यान रखना, असम के मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल की अगर हम बात करें तो वो मुख्यमंत्री के रूप में आसीन थे। तो असम के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 90 साल की आयु पार कर चुके थे, 91 में चल रहे थे ध्यान रखना, जिनका निधन हो गया है। और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। लंबे कारण से बीमारी के कारण ध्यान रखना गुवाहाटी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था एक अस्पताल के अंतर्गत। तो ये कुछ अन्य जानकारी आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना, जगदीश मुखी की अगर हम बात करें तो ये आपके असम के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी की बात करें तो असम के क्या है, आपके गवर्नर के पद पर अगर हम बात करें तो आसीन है। और ध्यान रखना, भूमिधर बर्मन की बात करें तो ये 2 बार, कितनी बार, 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुका है असम का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान देश का नया वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दीपक सक्सेना को, शंभुनाथ को, शौकत तारेन को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार दोबारा, पाकिस्तान देश का नया वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दीपक सक्सेना, शंभुनाथ, शौकत तारेन या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके जवाब देते रहिए। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, कौन है आंसर। तो ध्यान, शौकत तारेन बने हैं पाकिस्तान देश के नए वित्त मंत्री। आपको बता दूं भारत का वित्त मंत्री कौन है, अगर प्रश्न आ जाए भारत का वित्त मंत्री, तो भारत के वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत के क्या वित्त मंत्री है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी की अगर हम बात करें तो ध्यान, पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। क्या नाम है? इस्लामाबाद की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सब जानते हैं आप लोग, इमरान खान, जो पूर्व क्रिकेटर भी रहा है, जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने विश्व कप जीता था। पाकिस्तान ने एकमात्र विश्व कप किस क्रिकेटर की कप्तानी में जीता था? तो वो था इमरान खान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम भी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया वहां की मुद्रा का नाम है, ध्यान रखना। तो भारत की वित्त मंत्री की बात करें वो निर्मला सीतारमन है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने क्रिकेट का एकमात्र विश्व कप जीता था। तो ध्यान रखना, शौकत तारेन जो है वो वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई, बहुत मेहनत करते हैं ध्यान आप लोगों के लिए, आपसे केवल एक लाइक मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने ग्रीन कॉरिडोर के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रीन कॉरिडोर होता क्या है। देखो, हमारे देश की अगर हम बात करें या दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो हर देश के अंदर ट्रैफिक जो है वो एक बड़ी समस्या होती है। तो ट्रैफिक जो है या ट्रैफिक की अगर समस्या की अगर हम बात करें तो उस समस्या के निदान के लिए अगर हम बात करें तो हर देश के अंतर्गत जो है इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो देखो, ग्रीन कॉरिडोर में क्या होता है कि अस्पताल के जो कार्मिक होते हैं या अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं और पुलिस प्रशासन जो होता है, पुलिस प्रशासन जो होता है वो कुछ समय के लिए अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को बंद कर देता है। और वो ट्रैफिक केवल कुछ विशेष वाहनों के लिए होती है, विशेष रूप से उन वाहनों के लिए जो ऑक्सीजन लेके जाएंगे। तो किस देश ने ग्रीन कॉरिडोर के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? मतलब उस समय केवल वही गाड़ी गुजरेगी जिससे क्या ले जाया जाएगा, ऑक्सीजन। इसे ही ध्यान ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ताकि आसानी से बिना ट्रैफिक में फंसे हुए अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। तो कौन सा देश है इस समय जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, जहां मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं? तो वही आंसर आएगा, रूस है, भारत है, जापान है, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए भाई, भारत। ना भारत ने चलाई है ग्रीन कॉरिडोर की तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं उस कारण ये चलाना पड़ रहा है ना। भारत की राजधानी आप सब जानते ही हैं, प्रधानमंत्री का नाम भी मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं।
राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें तो इस समय भारत के क्या है, राष्ट्रपति है। तो भारत में ये ध्यान इस प्रकार से चलाई गई है। ग्रीन कॉरिडोर की बात करें तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है भाई? तो आईसीसी की अगर हम बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय ध्यान रखना पहले हुआ करता था लंदन के अंदर, अब इसका मुख्यालय है आपका दुबई के अंदर। यहाँ पर मुख्यालय है दुबई के अंदर। और आईसीसी की अगर हम बात करें तो आईसीसी के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। ग्रेग ग्रेग बार्कल ग्रेग बार्कले की बात करें तो ये इस समय आईसीसी का अध्यक्ष है भाई। ठीक है, ग्रेग बार्कले आईसीसी का इस समय क्या है, अध्यक्ष के पद पर आसीन है। दाना ये व्यक्ति कहां से संबंध रखता है, ये व्यक्ति न्यूजीलैंड से संबंध रखता है। इसके अलावा इसका सीईओ की बात करें तो वो है मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी की अगर हम बात करें तो आईसीसी का सीईओ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेग बार्कले है इसने किसकी जगह ली है, शशांक मनोहर जो भारत के थे, जो पहले इसके अध्यक्ष थे आईसीसी के, उसकी जगह अध्यक्ष किसने जगह ग्रहण की है, ग्रेग बार्कले ने अध्यक्षता ग्रहण की है, जो न्यूजीलैंड का है। और इसका वर्तमान सीईओ जो है वो है मनु साहनी, जो इंडिया से क्या रखते हैं, आपके संबंध रखते हैं। मनु साहनी ने किसकी जगह ली है, उसका नाम है डेविड रिचर्डसन। डेविड रिचर्डसन की जगह ली है मनु साहनी ने। और ग्रेग बार्कले की जगह किसने ली है, ग्रेग बार्कले ने किसकी जगह ली है, शशांक मनोहर की जगह ली है। और आईसीसी का मुख्यालय पहले लंदन में था, अब कहां पर है, दुबई के अंदर है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत और ध्यान में रखनी है अगर हम बात करें किसके बारे में, आईसीसी के बारे में। तो क्वेश्चन फिर से आपके सामने उसी प्रकार से है कि आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किससे सम्मानित किया भाई? विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है, या भुवनेश्वर कुमार है? कमेंट करके जवाब दीजिए भाई। चलिए आंसर आपके सामने, भुवनेश्वर कुमार को मिला है, ध्यान रखना, आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो वो मिला है। ध्यान, पिछले महीने मार्च के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उस कारण भुवनेश्वर कुमार को ये पुरस्कार जो वो देने का कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? आपको बता दूं, ये भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। और पहला चुनाव आयुक्त की बात करें तो उसका नाम था सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। 24वां कौन सा बना है, आपको बता दूं, इसका संबंध जो है वो गुजरात से है। इसका संबंध किससे है? गुजरात से। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को ध्यान, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना। क्वेश्चन उसी प्रकार से आपके सामने है कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान, ये देश का कितने नंबर का होगा? 24वें नंबर का होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको बता दूं, गुजरात से संबंध रखता है। सुकुमार सेन प्रथम थे, ध्यान रखना। और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो सुशील चंद्रा है, जितेंद्र रावत है, मुकेश रांजन है, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा भाई आंसर? ये लीजिए, सुशील चंद्रा बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये किसकी जगह लेंगे? सुनील अरोड़ा, ध्यान रखना, हाल ही में राज्यपाल बन गए हैं। सुनील अरोड़ा की बात करें तो ये गोवा का क्या बन गया है? गोवा का राज्यपाल बन गया है भाई, सुशील अरोड़ा की बात करें तो अगर हम बात करें सुशील अरोड़ा की, तो वो अब इस पद पर नहीं है। किसके ऊपर? अगर हम बात करें आपके इस मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुशील चंद्रा ये कहां से संबंध रखते हैं? गुजरात से। और सुनील अरोड़ा ये गवर्नर बन चुके हैं, या कहें तो राज्यपाल बन चुके हैं। किस राज्य के बन चुके हैं भाई? गोवा के बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जहां झुग्गी वही मकान योजना जो है वो शुरू की है? तो मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, ओडिशा है, इनमें से कोई नहीं। दिलू कमेंट करके जवाब देते रहो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो। तो देखो, दिल्ली सरकार ने शुरू की है जहां जोगी वही मकान योजना।
इसे झुग्गी भी कह सकते हैं। देखो नीचे जहां झुग्गी वहीं मकान योजना शुरू की है। अरविंद केजरीवाल आपको पता ही है दिल्ली का मुख्यमंत्री है। और अनिल बैजल की अगर हम बात करें, मैं पीछे आपको बता भी चुका हूं, अनिल बैजल क्या है, गवर्नर है। मनीष सिसोदिया की भी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। है ना, 1060 के लगभग जो घर हैं वो बनाने की योजना है दिल्ली सरकार की बात करें तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है अभी? मतलब दुनिया में कौन सा देश है इसने वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बना है? फ्रांस है, रूस है, जापान है या न्यूजीलैंड है? कमेंट करके जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बना है जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश। है ना, 2050 तक इन्होंने कार्बन लगभग समाप्त करने की योजना जो है वो बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में तो ध्यान रखना न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है। दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी है कीव नाम का पक्षी, वो न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, न्यूजीलैंड का ही राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, जेसीडा, ये जो आपके सामने नजर आ रही है ना, ये कौन है आपको पता है? इसका नाम है जेसीडा अर्डने। अर्डने अर्डने है ना, जेसीडा अर्डने न्यूजीलैंड की इस समय क्या है भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, जेसिंडा जेसिंडा अर्डने अर्डने की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की क्या है? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ की राजधानी का नाम वेलिंगटन है। यहाँ एक पक्षी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसका नाम क्या है? कीव। कीव यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड का। इसके अलावा न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम है डॉलर। न्यूजीलैंड की डॉलर मुद्रा है, ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार भी डॉलर में होता है, जो अमेरिकी डॉलर है उसमें व्यापार होता है। ये न्यूजीलैंडी डॉलर है, ध्यान रखना। तो जेसिका अर्डने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, और यहाँ पर 2050 तक कार्बन या कहें जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसमें न्यूजीलैंड चाहता है कि वो अच्छी रूप से भागीदारी निभाए और जलवायु परिवर्तन को होने से रोकने का कार्य करे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल कितने 100 मैच आईपीएल जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है भाई? आपको बता दूं आईपीएल की अगर हम बात करें तो इस समय आईपीएल का 14वां सीजन चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है आईपीएल का? अगर हम बात करें तो आईपीएल का इस समय जो सीजन चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो कौन सा सीजन है आपका? 14 नंबर का 14वां सीजन जो है वो यहाँ पर इस समय अगर हम बात करें तो आईपीएल का चल रहा है। ध्यान रखना, 13वां जो सीजन है वो जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस जानना आईपीएल का खिताब कितनी बार जीत चुकी है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ध्यान रखना, इसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। लेकिन है ना, मुंबई की बात करें तो मुंबई के कप्तान का नाम है रोहित शर्मा। मुंबई के कप्तान का नाम क्या है? रोहित शर्मा। और मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस जो है वो टीम है। 13वां खिताब इसी ने जीता था। वर्तमान में 14वां खिताब चल रहा है आईपीएल की अगर हम बात करें तो। और प्रश्न अपना फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आईपीएल मैच जीतने वाली कितने मैच? 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है? राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या इनमें से कोई नहीं? आंसर तो आपने गेस कर लिया होगा, कोलकाता। है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स 100 मैच जीतने वाली पहली तीसरी टीम बनी है। पहली टीम कौन सी बनी थी? पहली टीम बनी थी मुंबई इंडियंस। पहली आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस थी। दूसरी टीम की अगर हम बात करें जो जीत चुकी है उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग। और तीसरी जो टीम है वो बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो है वो टीम जो है वो बनी थी। तो 100 मैच जीतते इसने, और हाल ही में इसने डाना सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित करके ये उपलब्धि अर्जित करने का कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? इस शिप के बारे में आपको बता दूं, ये शिप जो है वो चीन से चला था। है ना, चीन से इसमें बड़ी मात्रा में सामान जो है वो लादने का कार्य किया गया। और ये कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था नीदरलैंड। ये कहाँ जा रहा था? नीदरलैंड में जा रहा था। और हुआ ये कि ये स्वेज नहर में फंस गया।
स्वेज नहर में क्या हो गया था, फंस गया था। और लगभग एक सप्ताह तक अगर हम बात करें तो यातायात इसने बाधित करके रखा था। तो चीन से सामान लाद कर नीदरलैंड इसको पहुंचाया जा रहा था और स्वेज नहर में ये फंस गया था, है ना। स्वेज नहर के बारे में आपको बता दूं, लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर है। तो इजराइल ने जब्त किया है, यूएई ने, मिस्र ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल मिस्र। मिस्र ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के कारण एवर गिवन शिप को क्या कर लिया है? जब्त कर लिया है। और जाना 900 मिलियन डॉलर का, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, 900 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी कर दिया है। और अगर हम बात करें इस शिप के बारे में तो मिस्र ने इसको जब्त किया है। मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा, जो कौन सी नदी के किनारे पर है? नील नदी के किनारे पर है। काहिरा नील नदी के किनारे पर है। नील जाना विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। और काहिरा मिस्र की क्या है? राजधानी है, ध्यान करना। तो ध्यान करना। और मिस्री पाउंड, मिस्र की मुद्रा का नाम क्या है? मिस्री पाउंड, ध्यान करना, ये मुद्रा है। अरे जवानों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो साथ साथ में, वरना मजा नहीं आएगा। बिल्कुल आपके लाइक जब आते हैं तो मेरा प्रोत्साहन और ज्यादा बढ़ता है, ध्यान करना। तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर करते रहो। तो मिस्री पाउंड, ध्यान करना, यहाँ की क्या है? मुद्रा है, अगर हम बात करें मिस्र के बारे में। ठीक है। और राजधानी मैंने आपको बताई दी, राजधानी का नाम क्या है? काहिरा है। और काहिरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? नील नदी के किनारे पर। तो विश्व की सबसे क्या है? लंबी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएई ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है भाई? यूएई की अगर हम बात करें तो अबू धाबी, अबू धाबी की बात करें तो यूएई की क्या है भाई? राजधानी है। तो यूएई की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है भाई? अबू धाबी। अबू धाबी की बात करें तो यूएई की क्या है? आपकी राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो यूएई दिरहम, यूएई दिरहम ये यहाँ की मुद्रा है। यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अबू धाबी क्या है? राजधानी है, ध्यान करना। तो बताओ 2023, 2022, 2025 या 2027 कब तक पहुंचाएगा? अब एक चीज और बता दूं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है वो है मोहम्मद बिन आपका आगे जो इसका नाम बनता है राशिद, मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये इसका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यही कारण है इसका नाम भी क्या रखा जाएगा? राशिद नाम रखा जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल वर्ष 2022 तक यूएई भेजेगा अपना, क्या भेजेगा? राशिद नाम से जो है वो रोवर भेजेगा 2022 तक। इसमें इसकी सहायता कौन करेगी? जापान की कंपनी जो है वो सहायता करने का कार्य जो है वो करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोमुरा ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? नोमुरा ध्यान, एक जापान की, ध्यान देना, ब्रोकरेज हाउस है। ब्रोकरेज हाउस जानते हो? शेयर बाजार का आपने नाम सुना होगा, शेयर बाजार का आपने नाम सुना होगा। शेयर बाजार से संबंधित लेन देन करने का काम करने वाली कंपनी को ब्रोकरेज कंपनी कहते हैं। तो ये जापान की कंपनी है। जापान की अगर हम बात करें तो आपको पता है ही, जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। तो 12.6, 10.3, 11.7 या इनमें से कोई नहीं? चलो कमेंट करके जवाब दीजिए भाई। हाँ, नोमुरा ने लगाया है 2022 में 12.6% का अनुमान लगाया, ध्यान करना। तो 12.6% जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को हम हिंदी के अंदर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष में किसी देश की निश्चित सीमाओं के अंदर होने वाला अंतिम उत्पादों का जो मूल्य होता है उसे ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो 12.6 रहने का अनुमान लगाया है किसने? नोमुरा ने।
जानना इस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की। नंबर 2 में बात करें चीन की, नंबर 3 में बात करें तो जापान की, नंबर 4 में अगर हम बात करें तो जर्मनी का नाम आता है और फिर नंबर किसका आता है, भारत का आता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो 12.6 रहने का अनुमान लगाया है नोमुरा ने। अगला क्वेश्चन देखो, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है भाई, 59 किलोग्राम का वजन। दाना कुश्ती के लिए भारत और भारत का एक राज्य बड़ा प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, हरियाणा है, और हरियाणा से लगभग पहलवान निकलते हैं। तो सरिता मोर इन्हीं का संबंध है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। चलो कमेंट करके जवाब देते रहो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई। अगर लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मुझे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। चलिए, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में ध्यान रखना सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, है ना। कजाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय पहलवान सरिता मोर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो जीतने का कार्य जो है वो किया है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्टाना। अस्टाना क्या है यहाँ की राजधानी, कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा तेंगे, तेंगे कजाकिस्तानी तेंगे की बात करें तो ये यहाँ की क्या है, मुद्रा है, तेंगे, है ना, कजाकिस्तान की मुद्रा, कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है। अष्टना यहाँ की क्या है, आपकी राजधानी है। इसके अलावा आस्कर ममिन यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है इस समय। आस्कर ममिन, आस्कर ममिन की बात करें तो ये यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, कजाकिस्तान। तो ध्यान, कजाकिस्तान में आयोजित इस टूर्नामेंट में सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्टाना, तेंगे यहाँ की मुद्रा है और आस्कर ममिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की राजधानी बिस्केक, ये राजधानी है, ध्यान रखना, ये किसकी राजधानी है, किर्गिस्तान की है, मंगोलिया की है, अफगानिस्तान की है, ईरान की, में खंजर सेना अभ्यास शुरू हुआ है। तो किस देश की राजधानी बिस्केक में खंजर सैन्य अभ्यास हुआ भाई, किर्गिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान या ईरान। कमेंट करके जवाब देते रहो साथ साथ में। बिल्कुल किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की बात करें तो इनके मध्य जो है वो ये सैन्य अभ्यास, और किर्गिस्तान की राजधानी का अभी मैंने नाम आपको बताया, बिस्केक। बिस्केक यहाँ की क्या है, राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो सोम, सोम यहाँ की क्या है, मुद्रा है, किसकी, किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की मुद्रा का नाम सोम, और बिस्केक यहाँ की क्या है, आपकी राजधानी है अगर हम बात करें किर्गिस्तान के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस बैंक ने भुगतान समाधान के लिए पे बाई बैंक ऐप लॉन्च किया है, यानी कि भारत का वो प्राइवेट सेक्टर का कौन सा बैंक है जिसने पे बाई बैंक ऐप लॉन्च किया है। दोबारा बता दूं, किस बैंक ने भारत भुगतान समाधान के लिए पे बैंक ऐप लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है या आरबीएल बैंक। आपको बता दूं, चारों के चारों जो हैं बैंकों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। कौन से सेक्टर के बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो गेस कीजिए, कमेंट कीजिए, ना वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई। सुपर 30 क्लास, इसमें 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। चलिए आंसर आपके सामने है भाई। आंसर की अगर हम बात करें तो क्या है, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया है पे बाई बैंक ऐप की बात करें तो ये लॉन्च करने का कार्य किया है ना। आरबीएल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 4 अगस्त 1943 में, इसकी स्थापना हुई थी। 4 अगस्त 1943 में स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना का कार्य जो है वो किया गया था, और इसका मुख्यालय जाना कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंतर्गत इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। तो आरबीएल बैंक की स्थापना 4 अगस्त 1943, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय है। इस बैंक की अगर हम बात करें
तो पे बाई बैंक ऐप लॉन्च किया है किसने? आरबीएल बैंक। अगला देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो अंबेडकर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया गया था। 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो कितनी पुस्तकें? 4, 7, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने कितनी बुक विमोचन करने का कार्य किया भाई? आपके सामने आंसर है, पीएम ने बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े हुए 4 पुस्तकें जो है इनका विमोचन करने का कार्य किया है भाई। भीमराव अंबेडकर, ध्यान करना, आपको बता दूं, 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई थी संविधान से संबंधित प्रारूप, इसी को हम बोलते हैं ड्राफ्ट और इसी को हम बोलते हैं मसौदा। ठीक है, इस समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, ध्यान करना। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और भीम जी इसके अध्यक्ष थे, ध्यान करना। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री भी कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर बने थे। दाना दलितों का मसीहा, आधुनिक भारत का मनु, संविधान का पिता, संविधान का जनक, ये सब नाम भीमराव अंबेडकर से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 लॉन्च की गई है? तो सुरेश रैना, विराट कोहली, युवराज सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्रिकेटर है जाना जिसके नाम पे ये जो है वो बुक वगैरह जो है उसको लॉन्च करने का जो कार्य है वो किया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या आपके सामने आता है। चलिए ये लीजिए भाई। तो सुरेश रैना के जीवन पर आधारित पुस्तक है बिलीव। ना 2021 के अंतर्गत इस बुक की अगर हम बात करें तो ये बुक जो है वो प्रकाशित एक तरीके से होगी। इसकी बात करें, पहले तो आपको बता दूं, सुरेश रैना मूल रूप से इनके जो पिता है वो कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडित थे इनके पिता की बात करें सुरेश रैना की। वैसे इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। ना उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था सुरेश रैना की बात करें तो। और कश्मीरी मूल के लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं अगर हम बात करें सुरेश रैना। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये इनकी किताब की अगर हम बात करें उसका नाम बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। मई 2021 में इसको रिलीज करने का कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दाना फूड कंपनियों से संबंध रखती है मैकडोनाल्ड्स की अगर हम बात करें तो ऐश्वर्या रोय, सुष्मिता सेन, रश्मिका मांडना या इनमें से कोई नहीं। कौन है जिसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भाई मैकडोनाल्ड ने इंडिया में? चलिए 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 कमेंट करके जवाब दीजिए। ये लीजिए, है ना, रश्मिका मांडना बनी है मैकडोनाल्ड इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर। है ना, इसका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। कहाँ से संबंध रखती है ये अदाकारा? ये कर्नाटक से संबंध रखती है। कर्नाटक या कहीं कन्नड़ फिल्म से संबंध रखने वाली अभिनेत्री है। और अगर हम बात करें जो मैकडोनाल्ड कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। देखो अदर जानकारी, मैकडोनाल्ड कंपनी का मुख्यालय कहाँ? अमेरिका में। मैकडोनाल्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? क्रिस केम्पचिस्की। क्रिस केम्पचिस्की की बात करें तो इसके सीईओ है। और मैकडोनाल्ड की स्थापना हुई थी अप्रैल 1955 में स्थापना हुई थी। तो अदर जानकारी भी मिल गई है भाई इसके बारे में। तो मैकडोनाल्ड का मुख्यालय अमेरिका, इसका सीईओ और इसकी स्थापना अप्रैल 1955 में। और रश्मिका मांडना इसकी क्या बनी है भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसको प्रेजेंट करेगी भारत के अंदर। और रश्मिका का संबंध कहां से है? कर्नाटक से। तो ये अदर जानकारी होगी इससे रिलेटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई, यही तो चाहता हूं आप लोगों से, इतना तो कर सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नासा ने कब स्पेस Q2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 22 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 29 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। चलो कमेंट करो। इससे पहले आप कमेंट करके जवाब दो, मैं कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। नासा की स्थापना जो है वो ध्यान करना 1 अक्टूबर 1958 को, 1 अक्टूबर सॉरी हाँ 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। ना अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की से संबंध रखती है। और ध्यान करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है अभी हाल ही में, इसकी भारतीय मूल की भव्या लाल
बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। भव्यालाल की बात करें तो कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है इसका, कार्यकारी प्रमुख। भव्यालाल को कार्यकारी प्रमुख बनाने का कार्य किया गया है किसका, नासा की बात करें तो। चलिए 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भव्यालाल जो भारतीय मूल की है, उनसे मूल की है, भारतीय मूल की है। जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है उनकी सरकार ने इन्हें कार्यकारी प्रमुख बनाया है। अगर भव्यालाल की बात करें तो महिला है, ध्यान रखना। चलिए, तो नासा ने 22 अप्रैल को ध्यान स्पेस Q2 प्रोग्राम लॉन्च करने का कार्य जो है वो किया है। 22 अप्रैल को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस जो है, अर्थ डे मनाने का कार्य जो है वो किया जाता है। चलो ये भी हो गया आपका साथ साथ में क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आवाज दिवस, ध्यान, हम किसी को भी व्यक्ति को बुलाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति को बुलाने के लिए हम वॉइस का उपयोग करते हैं, तो वर्ल्ड वॉइस डे 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 16 अप्रैल या 12 अप्रैल, कितनी अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे या कहीं विश्व आवाज दिवस मनाने का कार्य किया गया है भाई। चलिए, विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया, 16 अप्रैल को मनाया गया। हम जानते हैं अपने दैनिक जीवन में अगर अपनी आवाज नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान करना। आवाज से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ध्यान करना। तो वन वॉइस मनी वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई है। वन वॉइस मेनी वर्ल्ड जो थीम है वो रखने का कार्य किया गया है ना। 1999 से स्टार्ट हुआ था ये दिवस मनाना स्टार्ट कब किया गया, 1999 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, आपको बता दूं विश्व विरासत घोषित करने वाली संस्था का नाम क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को विश्व विरासत घोषित करने का क्या करती है, कार्य जो है वो करती है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी स्थापना, 1945 में, और उसका मुख्यालय है पेरिस में। मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में। और 1945 की अगर हम बात करें तो 1945 को इसकी स्थापना का जो कार्य है वो किया गया था, ठीक है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका शॉर्ट रूप में जो नाम आपको मिलेगा, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, ये नाम जो है वो आपका मिलेगा। यू का क्या हो गया, यूनाइटेड। एन का क्या हो गया, नेशंस। ई का क्या हो गया, ई आएगा यहाँ पर, यूनेस्को ई आएगा, ठीक है। ई का क्या हो गया, एजुकेशन हो गया। एस का क्या हो गया, साइंटिफिक हो गया। एंड कल्चर, ओ का क्या हो गया आपका, कल्चर। सी का, सॉरी, सी का क्या हो गया, कल्चर। और ओ का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ओ का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वैसे शॉर्ट रूप में इसको यूनेस्को बोलते हैं। पेरिस में इसका क्या है, मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, 1945 में। तो 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 15 अप्रैल, क्या आएगा इसका आंसर। चलिए आंसर आपके सामने है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है, ध्यान करना। हर बार 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और ध्यान करना, विश्व विरासत घोषित करने वाली संस्था का नाम यूनेस्को। मुख्यालय कहां पर, पेरिस में। स्थापना 1945, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, ध्यान, विनेश फोगाट की बात करें तो हरियाणा से क्या रखती है, संबंध रखती है। विनेश फोगाट की अगर हम बात करें, हरियाणा की, ध्यान, राजधानी की अगर हम बात करें तो हरियाणा की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। राजधानी का नाम क्या है, चंडीगढ़ है। और मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें तो वो इस समय क्या है, चीफ मिनिस्टर है, सीएम। और अगर हम बात करें सत्यदेव नारायण शर्मा, सत्यदेव नारायण शर्मा की बात करें तो ये ध्यान करना गवर्नर है भाई, कहाँ के, ये गवर्नर राज्यपाल हैं हरियाणा के। मनोहर लाल खट्टर सीएम है। राजधानी चंडीगढ़ है, ध्यान रखना। और विनेश फोगाट हरियाणा से संबंध रखती है। तो 51, 45, 49 या 53, कमेंट करके जवाब देती है भाई। चलिए, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने का काम इसने जो है वो किया है, ध्यान रखना। तो ध्यान, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। साथ साथ में अगर हम बात करें तो अगला है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया विकसित करने का कार्य किया है भाई। तो ध्यान रखना,
पहला ऑप्शन है आईआईटी वाराणसी, दूसरा है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी दिल्ली। उनमें से कौन सी संस्था है जिसने दुनिया का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है, जो सफाई वगैरह में काम में आता है? तो ध्यान, आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया है ड्यूरोकिया नाम से। ध्यान, इसकी अगर हम बात करें आईआईटी आईआईटी हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना चंद्रशेखर राव जो है वो इस समय, ध्यान रखना आपके हैदराबाद के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले तो, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की क्या होगी, राजधानी होगी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। और चंद्रशेखर राव के अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना जो चंद्रशेखर राव है ये लगातार दूसरी बार, कौन सी बार, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, कहाँ के, आपके तेलंगाना की अगर हम बात करें तो ध्यान, आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया ड्यूरोकिया नाम से। अगर हम बात करें सबसे सस्ता उत्पाद जो सफाई वगैरह के लिए, स्वच्छता उत्पाद के लिए उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है भाई? तो जक क्रोली है, केरोन पोलार्ड है, बूथ मूनी है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्रिकेटर है जिसको ध्यान करना टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुनने जाने का कार्य किया गया है? कमेंट करके जवाब देते रहिए भाई। केरोन पोलार्ड, केरोन पोलार्ड को चुना गया है भाई टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। विजडन, विजडन ध्यान रखना एक ऐसी पत्रिका है जिसे ना क्रिकेट की बाइबल, प्रश्न आ जाए क्रिकेट की बाइबल किसको कहते हैं भाई? क्रिकेट की बाइबल किसको कहते हैं? क्रिकेट की बाइबल कहते हैं विजडन पत्रिका को कहते हैं। ठीक है, तो उस पत्रिका ने ना केरोन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर, इनको टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुने जाने का कार्य किया है। फिर है वित्त मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव किसको बनाया गया है? नितिन रावत है, अजय सेठ है, विकास माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बनाया गया है भाई? चलिए अजय सेठ, नाना अजय सेठ को वित्त मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण की बात करें तो वर्तमान की फाइनेंस मिनिस्टर है, ध्यान रखना। और पहला प्रश्न पूछ ले कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, तो उसका नाम था आर के सन्मुख में, सन्मुखे चेट्टी। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, आर के सन्मुखे चेट्टी ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये वर्तमान भारत की वित्त मंत्री है। और ये जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है अजय सेठ, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित आर्थिक विभाग के सचिव के रूप में इनको नियुक्त करने का कार्य किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले वीक से संबंध रखते थे। और पिछले वीक के ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना व शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स के मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने जीके को और मजबूत करने का कार्य कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक जय हिंद जय भारत।